नमस्कार बच्चों, मैं बजरंगलाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशन। ठीक है, और उसका भाग 4। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जाना था व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के बारे में। और व्यतिकरण के बारे में जब हमने ये बात की थी कि इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं, तो हमने जाना था कि एक उदाहरण जो प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हैं कि पानी में अगर तेल की बूंद डाल दी जाए तो पानी की सतह पर हमें एक रंगीन फिल्म दिखाई देती है, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। और उसी प्रकार से हमने एक और बात की थी कि कुछ प्रायोगिक उदाहरण भी होते हैं जिसमें 3 नाम आपको दिए थे, और 3 नामों में जो पहला नाम था वो था यंग का द्विस्लिट प्रयोग। और आज हम उसी प्रयोग की बात करें। बच्चों, आपको बता दूं बहुत ही शानदार टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यतिकरण या तो खुद आता है एग्ज़ाम के अंदर, या उसका ये जो प्रयोग है, प्रायोगिक उदाहरण है यंग का द्विस्लिट प्रयोग, या फिर ये एग्ज़ाम में आता है। और दोनों ही अंक की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन है बिल्कुल आसान। हमें केवल इसको समझना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। लेकिन अगर आपने इससे पहले व्यतिकरण का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखने से ही आपको ये पता लगेगा कि तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है और कहाँ न्यूनतम होती है। तो बच्चों बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, यंग का द्विछिद्र प्रयोग। देखिए, द्विछिद्र कह सकते हैं, द्विस्लिट कह सकते हैं, स्लिट। ठीक है, तो स्लिट का मतलब ही यहाँ पर क्या होगा, छिद्र होगा। ओके, और वैज्ञानिक थे यंग। वैज्ञानिक कौन थे? यंग थे। उन्होंने इस प्रयोग की पूरी प्रायोगिक व्यवस्था दर्शाई और उन्होंने ये बताया था कि इस प्रयोग को हमें करना कैसे है। चलो बात करते हैं। इस प्रयोग के अंदर एस से हमें एक प्रकाश स्रोत क्या करना है, गुजारना है। चलो कैसे गुजारेंगे भाई? जैसे मान लीजिए एक पर्दा और ये आपका हो गया दूसरा पर्दा। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए अपने टॉर्च से ये प्रकाश यहाँ से गुजारा। ओके, अब जब प्रकाश गुजरेगा तो अब यहाँ भी छिद्र है तो यहाँ से भी गुजरेगा और ऐसे इधर से गुजरेगा। तो जब ये गुजरेगा ना तो ये कुछ इस प्रकार से गुजरेगा ऐसे। तो कॉमन सेंस की बात ना कि मान लो ये एक गत्ता है, ये एक गत्ता है, इस गत्ते में एक छेद है और इस गत्ते में 2 छेद हैं। तो अपन जैसे इधर से लाइट करेंगे ना तो वो लाइट इन छिद्रों में से होते हुए इन छिद्रों तक पहुंचेगी और इन छिद्रों की सहायता से प्रकाश कहाँ तक जाएगा, आगे की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है और इसे ही हमें विस्तार से यहाँ समझना है। चलो, ऐसे व्यतिकरण प्रतिरूप पर्दे एन पर प्राप्त किया गया है। एस एन ये सब हम मान रहे हैं कि प्रकाश स्रोत ये है, ये एक पर्दा है जहाँ पर हमें क्या करना है, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करना है। यानी ये जो हमने समझाया आपको, इसी को हम विस्तारित रूप से इसकी बात करने वाले हैं। देखिए, अब यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है इसमें क्या है कि एक तो प्रायोगिक व्यवस्था है। तो प्रायोगिक व्यवस्था जितनी भी आगे आने वाली है वो सारी इसी चित्र के द्वारा बनने वाली है। अब मैं ये चित्र आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ, क्योंकि आगे की जो थ्योरी है वो सारी थ्योरी का आप रट्टा नहीं मार सकते, उस थ्योरी को आप केवल समझ सकते हो और वो इस डायग्राम से आपको समझनी है। ठीक है, डायग्राम से आपको समझनी है और सारी भाषा आपको खुद उसमें बनानी है, चाहे आप उसमें देख भी सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद भी क्या होगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको पर्दा एन, इस पर्दे एन पर जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा फिर हम उसकी बात करेंगे। तो हम इस वीडियो को 2 भागों में अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? एक तो प्रायोगिक व्यवस्था किसकी, यंग के द्विस्लिट प्रयोग की, और उसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसके अंदर, उसकी हम बात करेंगे। और बाद में इसमें आएगा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, तो आप तैयार हो? तो अब इस प्रयोग को आप ध्यान से देखिए बच्चों, और इस प्रयोग के अंदर जो खास बात है वो ये है कि यहाँ से देखिए, ये एक जो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में आगे की ओर गति कर रहा है। ठीक है, हाइगेन ने क्या कहा था? हाइगेन ने कहा था कि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश है बच्चों वो क्या करता है, वो तरंग के रूप में गमन करता है, तरंगागर के रूप में गमन करता है। और इस तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु होता है ना वो नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। तो आप देखिए इस छिद्र एस क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सर एक तो लाइनदार है और एक डॉट है, एक लाइनदार है एक डॉट है। ये हमने इस प्रकार से लिया कि तीव्रता अधिक तीव्रता कम, इस प्रकार से हमने इसको माना है। ठीक है, तो और जैसे आपको पता है कि कोई भी बिंदु प्रकाश स्रोत होता है ना, बिंदु प्रकाश स्रोत, उससे प्राप्त होने वाला जो तरंगाग्र होता है वो कैसा होता है, वो बिंदु प्रकाश स्रोत से गोलीय होता है।
और अगर आप रैखिक प्रकाश स्रोत लेते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला तरंगागर कैसा होता है, उससे प्राप्त होने वाला तरंगागर गोलीय होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, तो अब बेलनाकार होता है तो किससे, बिंदु प्रकाश स्रोत से गोलीय और रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार होता है। चलो हम बात करते हैं, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ देखो S1 S2, भाई ये तो पहला हमारा क्या हो गया, S1 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया S1 और S2। ये कौन सा था, ये S था, और ये S1 और S2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए डिफ़िकल्टी आती है जब भी आप पूरी नोट्स की बात करते हो, पूरी फिजिक्स में नोट्स की बात करते हो, तो ये डायग्राम हमेशा ही आपकी क्या करता है, प्रॉब्लम करता है। और बहुत सारे बच्चे तो इस डायग्राम को बनाते नहीं, छोड़ देते हैं, बस समझ लेते हैं, छोड़ देते हैं कॉपी में। ये देखते हैं बोर्ड में आएगा तो देखेंगे, बट आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखिए। आपको क्या करना है, स्केल इसमें आप यूज़ में लेना, स्केल और प्रकार, उससे अच्छा बन जाएगा। कैसे, आप इससे डिस्टेंस देखिए, जैसे मान लीजिए ये एकदम सेंटर पॉइंट हो गया, तो इस सेंटर से सेम डिस्टेंस यहाँ रखनी है और सेम डिस्टेंस आपको यहाँ रखनी है। मतलब ये दूरी आप नाप लेना, इसको सही तरीके से बनाना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी S1 और S2, इन दोनों को पहले आप स्केल से नाप लेना सही तरीके से। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व करना। फिर देखो क्या करना है, फिर आपको प्रकार लेना है। प्रकार की नोक ना, प्रकार की नोक, सुई की जो नोक है ना, वो यहाँ रखनी है, यहाँ पर, यहाँ रखकर आपको एक चाप काटना है, पूरा लाइनदार चाप काटना है। ठीक है, कंटिन्यूस, और वही चाप सेम रेंज का, प्रकार को हिलाना नहीं है, सेम रेंज का आपको यहाँ काटना है। ठीक है, तो दो छोटे छोटे चाप कट जाएंगे। ओके, फिर आप क्या करें, उसका थोड़ा सा एरिया बढ़ाओ, किसका, प्रकार की नोक और सुई के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी बढ़ाकर सेम प्रोसेस करनी है। आपको एक चाप S1 से काटना है, और वो कैसा होगा, वो डॉट डॉट, भाई पहले लाइनदार चाप है, फिर दूसरा डॉट वाला चाप है, तो और फिर उसी चाप को सेम यहाँ ले आओ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अभी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे दूसरा या तीसरा या चौथा चाप कटेगा ना, तो ये चाप आपस में एक दूसरे को कट करने लग जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको कंटिन्यू उनको एकदम सही तरीके से कट करना है। मतलब पहले क्या करना है, पहले S1 पर चले गए, प्रकार से एक चाप काट दिया लाइनदार, फिर S2 चले गए, वो उसको छेड़ना नहीं है, उसको एज इट एज वहाँ पर एक और चाप काटना है। इसी प्रकार से थोड़ा सा उसको बढ़ाकर फिर चाप काटना है, फिर वही सेम का सेम दूसरे बिंदु पर काटना है, फिर थोड़ा सा वापस बढ़ा दो, फिर तीसरा चाप, ऐसे उधर भी तीसरा चाप, तो ऐसे चाप काटने हैं, और चाप काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको ये देखना है कि जहाँ भी जो लाइन है, लाइन, सेम लाइन, चलो हम बात कर लेते हैं। एक तो सेम लाइन हो जाएगी अपनी, सेम लाइन की बात करें तो इसके अंदर देखिए आप, ये सेम लाइन है और ये सेम लाइन है। ठीक है, या फिर डॉट लाइन, मतलब डॉट लाइन को काट रही है, या सेम लाइनदार जो लाइन है वो लाइनदार को ही काट रही है। तो आपको वहाँ क्या करना है, पेंसिल से आप बना रहे हो, कच्ची पेंसिल से आप वहाँ थोड़ा सा उसको इरेज करके रबर से, और ऐसे डॉट बना देंगे, ऐसे छोटे छोटे वर्थ, ऐसे, समझिए ना। इसमें क्या होगा, दोनों समान है, तो वहाँ पर क्या होती है, जो तीव्रता होती है ना, वो अधिकतम होती है। व्यतिकरण की परिभाषा शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब दो या दो से अधिक तरंगे समान आयाम और आवृत्ति की तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होती है। जिन पर अधिकतम होती है वो समपोषी व्यतिकरण होता है, जिन पर न्यूनतम होती है वो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यहाँ जब ये समान एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तीव्रता क्या है, अधिकतम है, यानी समपोषी व्यतिकरण है। तो हमें इस तरीके से चाप काटने के बाद ये वर्त बनाने हैं। और अगर एक लाइनदार और एक डॉट एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वहाँ आपको गर्त बनाना है, ऐसे ब्लैक कलर का, समझ गए, इसको हम बोलेंगे गर्त। ठीक है, और ये जो छोटा वर्त बना है ना, इसको हम बोलेंगे सरंग। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा गर्त और एक हो जाएगा सरंग। सरंग कहाँ है, जहाँ समान कला है, और गर्त कहाँ है, जहाँ पर एक लाइनदार है और एक डॉट है। ठीक है, और जब आप इनको बनाएंगे तो अब आप देखिए, जैसे ये लाइनदार और ये लाइनदार क्या बन गया, साइकिल बन गया ना, साइकिल बन गया। ठीक है, चलो फिर से इसकी बात कर लेते हैं, 1 मिनट। इसके अंदर अपन देखते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो देखो आप, ये लाइनदार दिख रहा है आपको, लाइनदार से लाइनदार हो गया। ठीक है, डॉट से डॉट हो गया। कैसे बन रहे हैं, छोटे वर्त बन रहे हैं। लेकिन जब लाइनदार डॉट को काट रहा है, तो देखो हमने क्या किया, पूरा डार्क कर दिया हमने। ये तो चलो पीला है,
हम पेंसिल से करेंगे तो उसको डार्क कर देंगे। तो जब ये सारे चाप हो जाएंगे आपके कंटिन्यू, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं चाप कितने काटे हैं, 1 2 3 4 5 चाप काटे हैं, ठीक है। तो 5 चाप के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ भी ये चाप काटे हैं, चाप काटने के बाद आप अपनी कॉपी में भी देखना, आपको ये कंडीशन मिलेगी कि जो ये छोटे छोटे वर्त ना, ये एक ही सीध में देखो, इनको मिला दो आप, एक ही सीध में छोटे छोटे वर्तों को ऐसे सीधा मिलाना है। और इसी प्रकार से गर्त ना, गर्त को गर्त से मिला दो, ऐसे ही फिर से छोटे वर्तों को छोटे वर्तों को, यानी सरंग को सरंग से मिला दो, और इसी प्रकार से गर्त को गर्त से मिला दो। तो आप देखेंगे कि सब एकांतर क्रम में आ रहे हैं, ऐसे लाइन, सब लाइन में, छोटे वर्त एक लाइन में, फिर गर्त एक लाइन में, फिर वापस छोटे गर्त एक लाइन, छोटे वर्त एक लाइन में, फिर गर्त लाइन में। मतलब एक बार क्या होगा, एक बार छोटा वर्त आएगा, फिर एक बार गर्त आएगा, फिर वापस क्या आ गया, वर्त आ गया। मतलब एक बार सरंग, फिर गर्त, फिर सरंग, फिर गर्त, फिर सरंग, फिर गर्त, तीव्रता अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम, इस तरीके से ये चलती रहती है। और फिर जो लास्ट जो फाइनल इमेज जो बनती है किसकी, व्यतिकरण प्रतिरूप की, वो हमें यहाँ प्राप्त होती है। तो जहाँ आपको बी दिखाई दे रहा है उसका मतलब है ब्राइट, ब्राइट मतलब यहाँ होगा ब्राइटनेस से, चमकीला, ठीक है। और हम इसको हिंदी में एक और शब्द कह सकते हैं, दीप्त, ठीक है। और जहाँ पर आपको डी दिख रहा है तो डी होता है डार्क, डार्क मतलब यहाँ काला, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करना कि जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आ रही ना, वो बिल्कुल क्या होंगे, छोटे वर्तों होंगे। अगर आपने प्रकार से सही चाप काटे हैं तो आपका चित्र भी सही बनेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आएंगी, और सेंटर की जो फ्रिंज होती है, ध्यान रखना, केंद्रीय जो फ्रिंज होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, चमकीली होती है। व्यतिकरण प्रतिरूप में जो सेंटर में जो बनती है ना, वो हमेशा क्या होती है, चमकीली होती है, क्योंकि वहाँ हमेशा तीव्रता का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। चलो ठीक है, तो ये हो गई आपकी अधिकतम वाली, ओके। फिर देखिए आप बी से ऊपर चलेंगे तो क्या आ रहा है, डार्क आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन रहे हैं, गर्त बन रहे हैं। पर जिन लाइन में सरंग थे, हमने सरंगों को जोड़ दिया, क्या आ गई, ब्राइटनेस आ गई, यानी बी चमकीली हो गई। और जिसमें गर्त थे, हमने गर्त को जोड़ दिया, क्या आ गई, डार्कनेस आ गई, डार्कनेस बढ़ गई, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये डी वापस क्या आ गई, डार्कनेस आ गई। अब आप देख रहे हैं कि ब्राइटनेस के बाद में, यानी दीप्त के बाद में अदीप्त, ठीक है। फिर वापस क्या आ गई, वापस क्या आ गई, दीप्त आ गई। और इसी प्रकार से नीचे देखिए आप, दीप्त के बाद में अदीप्त, और अदीप्त के बाद में वापस दीप्त आ गई, ठीक है। आप समझ गए। तो ये एक यंग का द्विसलिट प्रयोग है, और अब हम इसमें कोई समय नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ये पूरी व्यवस्था समझ में आ चुकी है। यानी सरंग से अगर सरंग मिल रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर तीव्रता क्या है, अधिकतम है। और गर्त से गर्त मिल रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पर तीव्रता क्या है, वहाँ पर न्यूनतम है। चलो हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब इस प्रयोग की जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसकी हम बात करते हैं, और उसके अंदर हम समझते हैं कि जो हमने अभी बोला है वो क्या बोला है, और उसकी बात करते हैं कि एल एक पर्दा है और उसमें एक रेखा छिद्र एस है, ठीक है। इस पर्दे से आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा एम है, जिसमें पास पास में 2 छिद्र हैं, स्लिट हैं, S1 व S2, ठीक है। फिर ये रेखा छिद्र पहले रेखा छिद्र एस की सिद्ध में न होकर, जैसे आपको बताया गया, चित्र में देखा होगा आपने कि एस यहाँ पर है और फिर S1 और S2 ये अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन परस्पर समान दूरी पर, मैंने कहा था नाप कर आप उसको लाइन खींचेंगे तो ऊपर नीचे तथा एस से समान दूरियों पर स्थित होते हैं। एम के आगे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा है, कैपिटल एन, ओके। जब रेखा छिद्र पर एक वर्णी, ये देखो ये खास बात है, एक वर्णी प्रकाश, इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि एक वर्णी प्रकाश क्यों कहा, क्योंकि एग्जाम में भी आता है कि अगर हम एक वर्णी प्रकाश के बजाय बहुवर्णीय प्रकाश डाल दे तो क्या होगा, ये अपन लास्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जब रेखा छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे पर समान चौड़ाई की क्या होती है, दीप्त चमकीली, चमकीली मतलब जो आपकी क्या थी, बी, तथा अदीप्त काली मतलब डार्क, डी पट्टियाँ एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। एकांतर क्रम मतलब पहले बी मतलब चमकीली, फिर डी, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, इस तरीके से ये चलता रहता है, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और जो हमने चित्र बनाया उस चित्र में आपने देखा था दीप्त को हमने दिखाया किससे, बी से, और अदीप्त को दिखाया किससे, डी से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन पट्टियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रिंजे कहते हैं, ठीक है। ये जो पट्टी मिलेंगे वो क्या होंगे, फ्रिंज होंगे। और फ्रिंजों का ये जो समूह है ना बच्चों, वही क्या होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये अपना एक काम हुआ। अब इसमें थोड़ा और बात कर लेते हैं कि तरंग सिद्धांत कैसे आ गया। तरंग सिद्धांत ऐसे आ गया कि एस को अगर एक प्रकाश स्रोत की तरह मानते हो कि कोई प्रकाश स्रोत है, उसे तरंग के रूप में प्रकाश आ रहा है और एस से निकल रहा है और फिर हमें नए तरंगाग्र प्राप्त हो रहे हैं S1 S2 से, ठीक है। तो हाइगन ने ये तो कहा था, हाइगन ने कहा था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में चलता है और इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत S1 S2 की तरह यहाँ पर कार्य करेगा। तो देखो रेखाछिद्र S से एक तरंगाग्र चलता है, जब तरंगाग्र पर्दे M पर पहुंचता है तो रेखाछिद्र S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं तथा इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर प्रत्येक दिशा में चलने लगती हैं। ये तरंगिकाएं पर्दों M व N के बीच एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। कोई समस्या इसमें आपके नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं उसी चित्र में S1 S2 को हम क्या करेंगे। मैंने कहा था प्रकाश से आप क्या करने, चाप काटने, एक लाइनदार चाप काटना है, मतलब अविच्छिन्न चाप काटना है, कंटिन्यूसली चाप काटना है और एक विच्छिन्न डॉटेड चाप काटना है, ठीक है। और जब हम उस चित्र में बनाएंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, भाई खींचे गए हैं, ठीक है। तो अविच्छिन्न चाप तरंगिकाओं के सरंगों को विच्छिन्न चाप गर्तों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कंटिन्यू जो लाइन होगी, चाहे वो दो डॉट की है या वो लाइनदार है, अगर वो एक दूसरे को काट रही है तो उसमें एक सरंग बनेगा और एक गर्त बनेगा, ठीक है। अविच्छिन्न का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे ये अविच्छिन्न है या फिर ये, मतलब सेम क्वालिटी की, ठीक है। और दूसरा अगर विपरीत है तो उसे हम क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। जिन स्थानों पर सरंग होते हैं उन स्थानों पर तरंगिकाएं एक ही कला में होती हैं। मतलब सरंग से सरंग मिलाते जाओ, सरंग से सरंग मिला रहे हो, इसका मतलब वहाँ पर तीव्रता क्या है, अधिकतम है और चमकीली पट्टी बन जाती है, ठीक है। उन स्थानों पर क्या होता है, परिणामी आयाम अधिकतम होता है और दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है और प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और इसी प्रकार से इन जो सरंग को हमने छोटे वर्तों से दर्शाया है और इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, परस्पर रेखा। यानी जहाँ भी बी लिखा हुआ है, बी के आगे जो लाइन सरंग छोटे छोटे वर्तों को मिला रही है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, परस्पर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। चलो इसके विपरीत जिन स्थानों पर एक रेखा छिद्र से उत्पन्न तरंगिकाओं के गर्त होते हैं उन स्थानों पर तरंगिकाएं क्या होती है बच्चों, विपरीत कला में होती हैं और उन स्थानों पर परिणामी आयाम दोनों तरंगिकाओं के आयामों के क्या होता है, अंतर के बराबर होता है। यानी जहाँ पर डॉट से डॉट मिल रहे हैं, डॉट से डॉट मिल रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उनको गर्त कहते हैं। और गर्त से अगर गर्त मिलाओगे तो गर्त से गर्त मिलाओगे, तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी, क्योंकि वहाँ पर दोनों जो तरंगिकाएं हैं वो विपरीत कला में आ रही हैं। विपरीत कला में आ रही है तो दोनों का आयाम देखा जाएगा, जिसका आयाम ज़्यादा होगा उसमें से माइनस हो जाएगा कम आयाम। लेकिन अगर मान लो दोनों के आयाम क्या है, बराबर हैं, दोनों के आयाम क्या है, बराबर हैं, तो इन बिंदु पर परिणामी आयाम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्रकाश की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और चित्र में हमने ऐसे स्थानों को यहाँ आपको, क्योंकि आप पेंसिल से बनाओगे तो आप उसे क्या कहेंगे, काले बिंदुओं से, याद आपने पीले से दिखाया था, लेकिन हम कॉपी में पेंसिल से बनाएंगे तो वो पेंसिल से काले बिंदु ही नज़र आएंगे, को दिखाया गया है काले बिंदुओं से। इन्हें मिलाने वाली रेखाएं क्या होती हैं, निष्पन्द रेखाएं। यानी गर्त से गर्त को मिलाने वाली जो रेखा है, जहाँ पर आगे डी लिखा हुआ है, उस लाइन को बच्चों हम यहाँ क्या कहेंगे, निष्पन्द रेखाएं कहते हैं। पर्दे एन पर बच्चों क्या है, दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ क्या होती हैं, एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं, बी डी बी डी बी डी चलता रहता है कंटिन्यू, ऊपर और नीचे, ठीक है। व्यतिकरण हमें पता है तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है और इस गुण के कारण, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वास्तव में व्यतिकरण किसका गुण होता है, वास्तव में व्यतिकरण तरंग का ही एक गुण होता है। तो अतः प्रकाश में व्यतिकरण होना प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। जैसा आप जानते हैं कि हाइगन ने कहा था कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि व्यतिकरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की प्रकृति वास्तव में क्या होती है, तरंग प्रकृति होती है। यदि हम रेखाछिद्र S पर भिन्न भिन्न, ये खास बात आ गई कि अगर भिन्न भिन्न कलर के प्रकाश अगर डालते हैं तो दीप्त पट्टियाँ भी क्या होती हैं बच्चों, भिन्न भिन्न रंगों की दिखाई देती हैं और भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश से बनी पट्टियों की चौड़ाई भी क्या होती है बच्चों, भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। जैसे आप जानते हैं कि लाल प्रकाश की अगर बात करें, लाल प्रकाश से अगर हम लाल प्रकाश आपतित कराएं तो क्या होगा, लाल प्रकाश अगर आपतित करवाते हैं तो व्यतिकरण जो प्रतिरूप है उसमें जो पट्टी प्राप्त होती है वो नीले प्रकाश की पट्टियों से क्या होती है, चौड़ी होती है। कौन सी, लाल वाली। ये इस बात का प्रमाण है कि लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ी होती है। जैसा कि बीच में एक शब्द आया था एकवर्णीय प्रकाश, मैंने कहा था आगे बात करेंगे, हालांकि आगे इसमें हमने अलग से भी लिखा हुआ है, फिर भी चलो बात आगे तो हम बात करते हैं इसके बारे में
कि अगर एकवर्णीय प्रकाश के स्थान पर आपने बहुवर्णीय प्रकाश आपतित करवाया, तो बहुवर्णीय प्रकाश की भी हम बात नहीं करते, हम चलो एक किसी पर्टिकुलर किसी कलर की बात करते हैं। जैसे आपने लाल कलर आपने इंसिडेंट करवाया, तो लाल कलर अगर आपने इंसिडेंट करवाया है तो व्यतिकरण प्रतिरूप में जो फ्रिंज बन रही है चमकीली काली, तो ये क्या होगी, इनकी जो मोटाई है ना वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अधिक होती है। और अगर हम बात करें नीले कलर की, और नीले कलर की आप उसमें आपतित करवा रहे हैं या बैंगनी कलर की करवा रहे हैं, तो वो लाल रंग से तो क्या होंगी, कम होंगी, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, आपको कम प्राप्त होगी। तो चलो बच्चों इसको आगे और देखते हैं। और व्यतिकरण का जो यंग द्विस्लेट का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो व्यतिकरण प्रतिरूप है वहाँ आपको मिल रही हैं चमकीली या काली पट्टियाँ, तो उसमें एक फ्रिंज मिलती है, फ्रिंज, ठीक है ना। अब उस फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, उस चौड़ाई के बारे में हम इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले हमने यंग का द्विस्लिट प्रयोग एज ए थ्योरेटिकल पढ़ा है, ठीक है ना, सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है, और अब हम उसमें मैथमेटिक पार्ट डाले हैं, तो एग्जाम में दोनों ही क्या है, मोस्ट हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की। तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि जो गत्ता है और गत्ते में जो छिद्र एस है वहाँ से प्रकाश निकल गया, कहाँ पहुँच गया, S1 व S2 तक पहुँच गया, ठीक है, S1 S2 तक पहुँच गया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, पर्दे पर, तो हो सकता है कि ऐसे जाए, तब तो ये 0 हो गया। लेकिन केंद्रीय जो फ्रिंज होती है वो हमेशा क्या होती है, चमकीली होती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम मानेंगे यहाँ कोई फ्रिंज है, ठीक है भाई, जैसे एक ब्राइटनेस डार्क, ठीक है। अब एक बीच में कोई फ्रिंज अपन यहाँ मान लेंगे बिंदु P पर, और बिंदु P पर मान लेंगे ना, तो उसके लिए क्या क्या हमें करना है वो देखते हैं। S1 S2 द्वितीयक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, स्मॉल d है। इन छिद्रों पर आपतित प्रकाश एक वर्णीय है तथा जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा है। क्योंकि एक वर्णीय ही आपको काम में लेनी होगी, बहुवर्णीय ले लोगे तो फ्रिंजों की चौड़ाई असमान हो जाएगी। देखो बच्चों ये चित्र है, ये हमें सेकंड पार्ट में कैसे कि देखो S से निकल गया, उसको छोड़ दो। अब S1 S2 से जो निकलने वाला है और जो पर्दे पर जो प्राप्त होने वाला है उसको रखना है, ठीक है। चलो केंद्रीय उच्चिष्ट मान लो कि ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, तब तो केंद्रीय हो गया। लेकिन हम बात करते हैं कि इस पर्दे पर किसी बिंदु P पर व्यतिकरण प्रतिरूप पर विचार करते हैं, ठीक है। अब P पर अगर विचार करते हो तो सीधी सी बात है, एक तो जाएगी S1 से P और एक जाएगी S2 से P। तो एक तो भुजा क्या आ गई आपकी S1P, और ये छोटी होगी किससे, S2P से, या ये कह सकते हो S2P बड़ा है किससे, S1P से। कितना बड़ा है, जितना आप ये देख रहे हो लंब डाल रखा है हमने, ए यानी यहाँ से यहाँ तक, और इसको मान लेंगे डेल्टा, पथांतर, पथ का अंतर। S1P और S2P दोनों के बीच में जो पथ है उस पथ का अंतर क्या है, वो है डेल्टा, ठीक है। चलो अब हमने S1P मान लिया और S2P मान लिया, तो अब हमें क्या करना है, आप चित्र में ध्यान से देखिए, आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे सर एक तो छोटा सा दिख रहा है हमें, S1 S2 और A, ये वाला, ठीक है। और फिर दूसरी बात, दूसरा कहाँ दिख रहा है, इस O से देखिए, O डैश P, और P से वापस आ गए अपन कहाँ पर, O, और ये हो गया आपका थीटा कोण, ठीक है। तो अब O डैश P में हमें निकालना है tan थीटा, जो होता है लंब बट्टा आधार। लंब तो हमने मान लिया, अक्स क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी फ्रिंज की, और आधार में क्या है, O से D। ध्यान रखना एक कैपिटल D होता है, एक स्मॉल d होता है। स्मॉल d तो हमेशा S1 और S2 के बीच की दूरी होती है स्मॉल d, ठीक है। और जहाँ आपको पर्दा रखा हुआ है, पर्दे से इन स्लेटों के बीच की दूरी होती है कैपिटल D, ठीक है। सीधा सा आप याद रखें, जो कम दूरी है वो स्मॉल d, छोटा d, और यहाँ पर बड़ा D जो दूरी ज़्यादा होगी। चलो ये D हो गया, तो देखो लंब बटा आधार, तो लंब तो आपको हो गया अक्स, और O से O डैश D के बराबर होगा, तो ये आ गया अक्स बटा D, ठीक है। बस ये करना और कुछ नहीं करना इसमें। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में आपको क्या करना है, साइन थीटा, थीटा आपका यहाँ पर है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब तो ये सामने दिख रहा है आपको S2A, और कर्ण में आ जाएगा S1 S2, ठीक है। तो S2A का मान कितना है, डेल्टा, S1 S2 का हमने मान लिया स्मॉल d, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया,
डेल्टा अपॉन स्मॉल डी। अब आपको पता है कि साइन थीटा और टेन थीटा की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो उनके थीटाओं के बराबर होते हैं, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलो पहले इसकी जो प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं कि इन छिद्रों से लंबा दूरी डी पर एक पर्दा रखा हुआ है। जो छिद्र हैं इन छिद्रों से लंबा दूरी डी पर एक पर्दा रखा हुआ है और उस पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप आपको प्राप्त हो रहा है। पर्दे के केंद्र बिंदु ओडेस पर S1 S2 से पहुंचने वाले तरंगों के मध्य पथांतर शून्य होता है। जाहिर सी बात है, अगर S1 से यहाँ आ गई, S2 से यहाँ से आ गई तो पथांतर कितना हो गया, शून्य हो गया। इसके कारण वहाँ तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है और वहाँ जो प्राप्त होने वाली फ्रिंज है वो क्या होगी, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज कहलाती है। माना स्रोत S1 S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं S1P व S2P से होकर पर्दे के बिंदु P पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त होता है। यदि इसमें बनने वाली फ्रिंज की पर्दे के केंद्र बिंदु O डैश से अक्स हो तो O डैश P से हमें इसको सॉल्व करना है। टेन थीटा जो आपको पहले बता चुका हूँ, टेन थीटा का मान हमें निकालना होगा। फिर भी चलो देखो चित्र में, टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब तो आपका ये हो गया, तो अक्स है इसका मान, ठीक है, इसका मान अक्स है, बटा में ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी है। टेन थीटा बराबर अक्स बटा डी, बस ठीक है, ऐसे हम निकाल देंगे साइन थीटा। चलो तो साइन थीटा लिए देखो आप, दोनों तरंगिकाओं में बड़ी कौन सी है, जो S2 से निकल रही है, ठीक है, S2 से निकलने वाली तरंगिका को अधिक दूरी तय करनी होती है और S1P वाली को कम दूरी तय करनी होती है। अब इन दोनों के बीच की गैप की बात की जाए तो एक लंब डालना पड़ेगा ए पर और उससे हमें इसका क्या मिल जाएगा, पथांतर, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस। चलो अब ये लंब डाल दिया हमने और ये आ गया हमारा एक त्रिभुज आ गया S1 S2 A। अब इसके अंदर हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब तो आपका ये डेल्टा हो जाएगा और कर्ण आपका हो गया डी, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर डेल्टा बटा डी, ये हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आपको काम में लेना है। अगर हम ये कहें कि थीटा का मान बहुत कम है और वास्तव में कम ही है, वो बस स्लेटी क्या है, पतली सी है, पतला सा छेद है, तो उस पतले छिद्र में से जो प्रकाश आएगा उसका एंगल भी क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, अत्यल्प बनेगा, अत्यल्प बनेगा, तो साइन थीटा ऑलमोस्ट क्या हो गया, टेन थीटा हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 की बात करें तो ये हो जाएगा, दोनों को बराबर रख दो, डेल्टा अपॉन स्मॉल डी इक्वल अक्स अपॉन कैपिटल डी, और यहाँ से हम अगर डेल्टा का मान निकालें तब तो देखो ये आएगा पथांतर के लिए अक्स डी अपॉन डी। लेकिन हमें वास्तव में किसका मान निकालना है, हमें वास्तव में निकालना है कि केंद्रीय जो फ्रिंज आपको दिख रही थी वहाँ से ऊपर वाली जो फ्रिंज आपको पी पर जो प्राप्त हो रही ना, उनके बीच की दूरी यानी उनके बीच की चौड़ाई यानी फ्रिंज चौड़ाई। तो अक्स का मान हम निकाल देंगे, कितनी आ गई, डेल्टा डी अपॉन डी। हालांकि ये अक्स फ्रिंज चौड़ाई हम मान रहे हैं, बाकी आगे जाकर फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से डिनोट करेंगे, वो कैसे करेंगे वो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अक्स क्या हो गया, अक्स चौड़ाई आ गई, फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई आ गई ना, तो अक्स बराबर क्या होगी, डेल्टा डी अपॉन डी। अब इसमें दिक्कत ये बच्चों, ये जो डेल्टा ना, ये डेल्टा होता है पथांतर, तो ये सम कलाओं के लिए अलग होता है और विषम कलाओं के लिए अलग होता है, यानी समपोषी व्यतिकरण के लिए अलग होगा और विनाशी व्यतिकरण के लिए अलग होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, हम पहले बात करते हैं चमकीली या दीप्त कह सकते हो। तो चमकीली जो फ्रिंज होती है ना, उसमें तरंग दैर्घ्य क्या होती है, एन गुणा में होती है, एन गुणा में होते हैं, मतलब आपको तीव्रताओं के मान वहाँ पर क्या होते हैं, अधिकतम प्राप्त होते हैं। तो वो तभी संभव है जब डेल्टा का मान क्या होगा, एन लेमडा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक एनवी, कोई भी एक एनवी मान लो या एनवी मान लीजिए, एनवी क्रम की एक फ्रिंज की हम बात करते हैं जो चमकीली है, ठीक है, और बिंदु पी पर हमें प्राप्त हो रही है। ओके, अब हम इसको जब सोल्व करते हैं ना, तो सोल्व करते हैं तो एनवे क्रम की जो चमकीली फ्रिंज है ना, भाई सूत्र क्या आपका, सूत्र है डेल्टा डी अपॉन डी, ठीक है। अब इस डेल्टा का मान बस ये ध्यान रखना आपको, चमकीली फ्रिंज के लिए क्या होता है, उस लेमडा के गुणज में होता है, तो डेल्टा का मान आप कर देंगे एन लेमडा, और एन के लिए आप निकाल रहे हो तो क्या आ जाएगा, एन लेमडा, किसकी जगह, केवल डेल्टा की जगह हमने चेंज किया, एन लेमडा, और बाकी तो को सेम है, बाकी तो क्या है इसमें सेम आ रहा है, देखो डेल्टा कैपिटल डी फिर स्मॉल डी, तो लीजिए ये आपका एन लेमडा फिर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब इस एन की वैल्यूज यहाँ पर हो सकती हैं 0, 1, 2, जो भी आप उसमें जहाँ तक आप उसको ज्ञात कर रहे हैं। तो एक्स एन का मान आ गया, ठीक है। अब हमें तो फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालनी है, तो एक फ्रिंज तो हमने निकाल दी एन वी, एक उससे अगली लेंगे, अगली कौन सी होगी, n+1, तो n+ वाली लोगे ना, तो इस n की जगह क्या कर दोगे आप, n+1 कर दोगे और आगे सेम आ जाएगा लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये समीकरण बन गई। ऐसे ये एक और समीकरण बन जाएगी, ये दीजिए n+1 के लिए हमने क्या किया, पहले क्या था n लेमडा, और n लेमडा किसकी जगह, डेल्टा की जगह,
ठीक है। तो n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन डी। अब हम क्या करेंगे, दोनों का गैप निकाल देंगे। चलो निकालते हैं, गैप निकालिए, एक्स एन प्लस 1 और माइनस एक्स एन। तो n प्लस 1 लेमडा डी अपॉन डी एन लेमडा डी अपॉन डी, ठीक है। तो अब देखो इस लेमडा डी अपॉन डी को अंदर से गुणा करो तो हो जाएगा एन लेमडा डी अपॉन डी, ओके, प्लस एक ना, एक से कर दो लेमडा डी अपॉन डी, ओके, माइनस एन लेमडा डी अपॉन डी। ये कट गया, नमस्ते होगी ना, प्लस वाले की माइनस से होगी, बच गया क्या, बच गया वो आपका आंसर। और इस बीटा को हम क्या कहते हैं, वास्तविक फ्रिंज चौड़ाई, यानी दो फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई। और ये किससे डिनोट करते हैं, बीटा से करते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लेना, ये बार बार काम आता रहेगा। पहले लेमडा आएगा, फिर कैपिटल डी आएगा, फिर स्मॉल डी आएगा। कैपिटल डी का मतलब है पर्दा और स्लिट के बीच की दूरी, ठीक है। और स्मॉल डी छोटा है, मतलब दोनों स्लिट के बीच की दूरी, स्मॉल D1 और D2 या A1 A2 जो भी अपन माने, एस यहाँ पर S1 S2 माना है, तो दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। इसी प्रकार से हम काली फ्रिंज के लिए भी निकालेंगे। पहले इसके लिए देख लेते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है ना, वो फ्रिंज संख्या पर निर्भर नहीं करती है। बहुत खास बात है, कितनी भी फ्रिंज है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। फ्रिंज चौड़ाई अगर एक कोणीय प्रकाश है तो सबके लिए वो फ्रिंज चौड़ाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो संख्या पर डिपेंड नहीं करती है, सबके लिए फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई समान रहती है, ठीक है। अब काली फ्रिंजों के लिए बात करें तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, उसमें क्या था, उसमें एन लेमडा था, इसमें चमकीली में, लेकिन इसमें क्या है, विपरीत कला है। विपरीत कला मतलब विषम कला है। विषम कला के लिए आपको ये याद करना है 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा अक्स बराबर क्या आया था, डेल्टा डी अपॉन डी आया था, उसमें डेल्टा की जगह ये रखना है। और ये रखने के बाद जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा। और एन फ्रिंज की बात करें तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 और कैपिटल डी आ गया, स्मॉल डी आ गया, ठीक है। तो ये एन फ्रिंज के लिए। जब हम n प्लस 1 की बात करेंगे तो जहाँ पर आपने n रखा है वहाँ आप रख देंगे n प्लस 1 और बाकी कोष्टक दे देना। कोष्टक सही देना वरना आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कोष्टक सही देने से ही क्या होता है, सही तरीके से गुणा भाग कर पाओगे। चलो फिर हम क्या करेंगे, n प्लस 1 वाले में से n डेस जो n वाली है ना वो निकाल देंगे। तो देखो ये अपना क्या था, n प्लस 1 के लिए था, और ये अपना किसके लिए था, n के लिए था। अब इसको आप सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखो इसको सोल्व करते हैं। चलो ये 2n है, ठीक है, 2n प्लस 2 प्लस 1 और लेमडा डी अपॉन 2d, ठीक है। सोल्व कर दीजिए तो ये हो गया आपका 2n लेमडा डी अपॉन 2d प्लस 2 लेमडा डी अपॉन 2d, ठीक है। अब प्लस 1 भी है, प्लस 1 है तो लो एक और ले लो, लेमडा डी अपॉन 2d, ठीक है। और माइनस में ये वापस है तो माइनस में इधर सॉल्व कर दीजिए इसको। चलो यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं। तो माइनस गुणा कर दीजिए 2n लेमडा डी अपॉन 2d, ठीक है। अगला माइनस लेमडा डी अपॉन 2d। तो पहला ये देखिए आप 2n लेमडा डी माइनस में है, 2n लेमडा डी अपॉन 2d इसमें है, प्लस में कट हो जाएगा ये वाला और ये वाला, ठीक है। फिर माइनस लेमडा डी अपॉन 2d प्लस लेमडा डी अपॉन 2d ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये प्लस 2 लेमडा डी अपॉन डी। अब 2 से 2 की नमस्ते होगी, बचेगा क्या, लेमडा डी अपॉन डी हो गया। तो लेमडा डी अपॉन डी सेम आंसर है जो पहले आया था वही यहाँ पर आया। उसमें बीटा माना था, इसमें अपन ने बीटा डेस माना है, ठीक है। तो काली फ्रिंजों के लिए भी क्या होती है बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, समान होती है। अगर हम चमकीली और काली दोनों की फ्रिंज चौड़ाई की बात करें और तुलना करें तो हम पाएंगे कि दोनों का मान सेम है, और वो मान है बीटा बराबर लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। और चमकीली एवं काली फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है बच्चों, समान होती है। दिमाग में फिट कर लेना, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें तो केवल एक ही फॉर्मूला याद करना, बाकी सारी कहानी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब चलो फ्रिंज चौड़ाई का ये सूत्र आ गया, तो अब फ्रिंज चौड़ाई पर्टिकुलर पढ़ लेते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई है क्या। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण प्रतिरूप में बच्चों दो क्रमागत चमकीली ले लो या दो क्रमागत क्या ले लीजिए, काली लीजिए। क्या फ्रिंजों के, अब उन फ्रिंजों के बीच की दूरी बात करते हैं, चाहे वो चमकीली है या काली है, तो उनके बीच की दूरी की बात करते हैं। तो बच्चों वो क्या होती है, वो फ्रिंज चौड़ाई होती है। फ्रिंज चौड़ाई काली एवं चमकीली फ्रिंजों के लिए हमेशा क्या रहती है, समान रहती है। और ये फ्रिंज की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आपने एक वर्णीय प्रकाश लिया, जो जितनी फ्रिंज बनेंगी सबकी चौड़ाई क्या रहेगी, एक समान रहेगी। और देखिए जो बात मैंने कही है कि सबकी क्या रहेगी, समान रहेगी। एन यहाँ पर क्या है, उसका नंबर है, किसका नंबर है, फ्रिंजों की संख्या का, तो उस पर डिपेंड नहीं करती।
नहीं करते, इसका मतलब ये ग्राफ कैसे आएगा, कांस्टेंट आएगा। और फ्रिंज चौड़ाई किन किन कारकों को निर्भर करती है, विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वो तरंग दैर्ध्य का है। जैसे लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसका मतलब उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, अधिक होगी। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम है तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी बच्चों, कम होगी। और ये ग्राफ अपना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि समस्त प्रयोग को अगर पानी में डुबो दें, किसी प्रयोग को, जैसे आपसे मैं कहूँ कि यंग का द्विस्लेट प्रयोग को पानी में डुबो दिया, तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव होगा। तो देखो पानी में तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो उसकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलो स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बात करें, यानी स्रोत कहाँ है और पर्दा कहाँ है, उनके बीच की जो बात है वो कैपिटल डी है। उस पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है और क्या होता है, समानुपाती होता है इस प्रकार से। ठीक है, ग्राफ कैसा आ जाएगा, सीधी रेखा। और हम बात करें किसी प्रयोग के लिए कि निश्चित तरंग दैर्ध्य लैम्डा और डी नियत रखा जाए, तो पर्दे एवं स्रोत के बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दोगे तो फ्रिंज चौड़ाई वास्तव में तो दोगुनी हो जाएगी, लेकिन डी का मान बहुत अधिक कर देने से बच्चों क्या हो जाएगी, आपको पता है ना क्या होगा, उस फ्रिंज की तीव्रता मतलब थोड़ा धुंधलापन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं स्लेटों के बीच की दूरी पर। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा और स्लेटों के बीच की दूरी डी क्या होते हैं, परस्पर वित्त कमानुपाती होते हैं। यानी S1 जो S2 था ना, S1 S2 की बीच की दूरी जितनी कम रखोगे उतनी फ्रिंज चौड़ाई अच्छी प्राप्त होगी आपको। ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा क्या होती है, इनकी बीच की दूरी, स्लेटों के बीच की दूरी कम ही रखनी चाहिए ताकि फ्रिंज चौड़ाई हमें अच्छी प्राप्त हो। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं बच्चों, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अच्छा इसके लिए जो ग्राफ है बच्चों वो मैं आपको बताता हूँ, दोनों रिवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए बीटा, ये हो गया डी। और या फिर आप ऐसे बना दीजिए, सीधा बनाओ तो सीधा बना दो, लेकिन फिर आपको यहाँ पर 1/d लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम कुछ बातें हैं जिन पर विचार कर लेते हैं कि यंग के इस द्विस्लिट प्रयोग में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, उनकी बात करते हैं कि इस प्रयोग में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। हमने लास्ट वीडियो में इसको विस्तार से समझा था। ठीक है, और यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, ऊर्जा का पुनर्वितरण मिल रहा है। जितनी फ्रिंज चौड़ाई थी उतनी हमें वापस प्राप्त हो रही है। फ्रिंज चौड़ाई में अगर हम ये देखें कि अगर जो प्रयोग है उसको हम क्या करें, पानी में डुबो दें तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाती है। फिर भी चलो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं कि पानी और हवा की अगर बात करें बीटा के लिए, तो देखो ये डिपेंड करते हैं उनके किस पर, वेलोसिटी पर। और जो वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, देखो आपको पता है एन यहाँ पर मैंने क्या लिया है, अपवर्तनांक लिया है। एन बराबर क्या होता है, c/v होता है। तो एन डिपेंड करेगा 1/v पर, 1/v पर। तो 1/v पर डिपेंड करेगा। तो ये देखो क्रॉस हो जाएंगे यहाँ पर, देखो ए के अकॉर्डिंग क्या आ गया, डब्ल्यू आ गया, और डब्ल्यू के अकॉर्डिंग क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर दें तो देखो बीटा ए बीटा डब्ल्यू एन ए। तो अब इसको क्रॉस करके अपन यहाँ से केवल बीटा डब्ल्यू का मान निकालना चाहते हैं कि पानी में फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। तो NA/N/W और गुणा में क्या आ जाएगा, बीटा ए आ जाएगा। भाई बीटा ए इधर आ गया, फिर दोनों को उल्टा कर दीजिए, 1/βW है, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो 4/3 है ये बच्चों क्या है, ये पानी का अपवर्तनांक है। इसका मतलब आपने कौन सा सूत्र काम में लिया, यहाँ जो लिखेंगे वो अपन ये लिखेंगे बीटा डब्ल्यू बराबर बीटा A/N। तो एन का मान अपन ने रख दिया कितना, 4/3, 3 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। और अब आप समझ गए होंगे ये बीटा डब्ल्यू है, ये बीटा ए है, कौन बड़ा है कौन छोटा है बताइए। तो बीटा डब्ल्यू है और बीटा ए से क्या है, 3/4 है। ठीक है, और एन ए जो है, एन ए का मतलब क्या होता है, ये एन ए का मतलब है यहाँ पर हवा का अपवर्तनांक है, एन डब्ल्यू क्या है, पानी का अपवर्तनांक है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य के लिए बात करें तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत अच्छी बात आई है कि अगर आपने बहुवर्णीय प्रकाश काम में ले लिया तो क्या होगा। तो बहुवर्णीय प्रकाश काम में लोगे तो केंद्रीय फ्रिंज क्या होती है बच्चों, सफ़ेद मिल जाएगी आपको, क्योंकि प्रतिरूप में सारे कलर आ गए ना इसलिए। और क्या होते हैं उसके चारों तरफ कुछ रंगीन फ्रिंजें भी आपको प्राप्त होती हैं, और फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, असमान प्राप्त होती है। तरंग दैर्ध्य का खेल ऐसे है, सूर्य का प्रकाश क्या होता है आपको पता है, कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश होता है तो उसमें सभी कलर होते हैं, हर कलर की क्या होती है, तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। उन तरंग दैर्ध्य के अनुसार उनकी फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो फ्रिंज चौड़ाई भी बढ़ेगी। अब बच्चों एक ये छोटी सी और बात कर लेते हैं, व्यतिकरण तीव्रता की अगर बात की जाए और उसमें ग्राफ पूछा जाए तो आपको बताना है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है तो इसलिए क्या होते हैं, इस प्रकार से कंटिन्यू फॉलो करते हैं। लेकिन जो केंद्रीय जो होती है ना वो हमेशा क्या होती है, केंद्रीय देखो पहले केंद्रीय में क्या होगी, आपने लिखा था ब्राइटनेस बी, फिर ये आ जाएगा डी, फिर बी, फिर ये 0 पर क्या है डी, फिर क्या आ गया बी। तो इस तरीके से आपको ये सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए डी आ गया, ये बी हो गया, फिर वापस 0 पर ये डी हो गया, यहाँ बी हो गया, फिर वापस 0 पर डी हो गया,
और ये हो गया बी। तो ये क्या है, ये इनके द्विस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में जो तीव्रता वितरण है उसकी बात की है। ठीक है। अब जो किताब का एक एग्जाम्पल छोटा सा है, बिल्कुल आसान सा कर लेते हैं। दो झिल्लियाँ हैं, झिल्लियाँ मतलब स्लिट 1 मिलीमीटर दूरी पर बनाई गई हैं, पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है। फ्रिज अंतराल कितना होगा जब 500 nm तरंग दैर्ध्य आपको लैम्डा का मान दिया हुआ है की बात करते हैं। तो सीधा से फ्रिज चौड़ाई का सूत्र आज हम पढ़ चुके हैं और हम बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर चुके हैं। लैम्डा का मान 500 nm है, ठीक है। n 10⁻9 है, 2 0 निकाल दीजिए, 10⁻7 हो जाएगा। d आपको दिया 1 mm मिलीमीटर, मिली 10⁻3, d कितना है 1 मीटर है। मान रख दीजिए, लैम्डा का मान रख दिया, ठीक है। फिर आपके किसका कैपिटल डी का मान है, ओके। फिर आपने किस रखा, स्मॉल डी का रखा, गुणा भाग कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल एक है थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल, लेकिन हम जल्दी से इसको पूरा कर लेते हैं। निम्नलिखित प्रचलनों में हम बात करते हैं यंग के द्विजिरी प्रयोग के व्यतिकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले देखो, समतल से पर्दे को दूर कर देने पर, जीरो के समतल से यानी जहाँ पर स्लिट है वहाँ से अगर हम पर्दे को दूर कर देते हैं तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, उनको करने से जो पर्दे की दूरी है वो समान अनुपात में बढ़ जाएगी। किसके लिए, उन फ्रिंजों के लिए। भाई जैसे यहाँ प्रकाश है, यहाँ स्लिट है, तो आप इनको डिस्टेंस कवर कर रहे हो, डिस्टेंस करें तो प्रकाश भी आगे तक पहुँचेगा, ठीक है ना। तो उसी अनुपात में वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक इसमें ये भी ध्यान रखना, आप कोणीय पार्थक्य है, पार्थक्य मतलब यहाँ चौड़ाई से है, वो कितना होता है, थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी होता है। अब बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे भाग की, और दूसरे भाग में हम एक वर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंग दैर्ध्य से क्या करें, प्रतिस्थापित करें, लेकिन दोनों ही क्या है, एक वर्णी है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जो पार्थक्य है, पार्थक्य मतलब जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है बच्चों, वो घट जाएगी, क्योंकि आपने उसको क्या किया, स्रोत को दूसरे कम तरंग दैर्ध्य वाले, कम तरंग दैर्ध्य मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, इसलिए घट जाएगी। और दो जीरो के बीच में अगर पार्थक्य की दूरी अगर आप बढ़ाते हो, तो मैंने आपको बताया था स्लिट की दूरी अगर आप जितनी बढ़ा दोगे ना उतनी फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, जो पार्थक्य है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात चल रही है। चलो, स्रोत झिरी को द्विझिरी के समतल के समीप लाने पर, स्रोत झिरी को द्विझिरी के यानी जो प्रकाश स्रोत S था उसको S1 S2 के पास लाना है। तो अब सीधी सी बात है, प्रकाश ऊपर तक उड़ जाएगा। S1 S2 सोचो कि जैसे ये S है, यहाँ से प्रकाश S1 S2 है, यहाँ से प्रकाश, अब प्रकाश को तो बिल्कुल पास ले आए, तो किस प्रकार की हमें फ्रिंज प्राप्त होने वाली है, सोच सकते हो आप। तो माना S क्या है, एक स्रोत का साइज है, छोटा छोटा S लिया है और एक बड़ा S लिया है। S दोनों जीरो के समतल से इसकी दूरी है, ठीक है। S तो क्या है, छोटा S तो क्या है, स्रोत की साइज है, और S क्या है, उनकी डिस्टेंस है। तो व्यतिकरण फ्रिंजों को देखने के लिए एक शर्त पूरी होनी चाहिए। देखो ये एक खास बात है इसमें, S/S और लैम्डा अपॉन डी। ये S ये छोटा आएगा, ये S बड़ा होगा, ठीक है। अब इस शर्त में क्या होगा, स्रोत के विभिन्न भागों द्वारा उत्पन्न व्यतिकरण प्रतिरूप क्या होंगे, अतिव्यापित हो जाएंगे एक दूसरे पर, और फ्रिंजें दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल फोकस आप उसके पास लेकर आ गए तो सोचो ऊपर तक जाएगा प्रकाश, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगी, फ्रिंज आपको दिखेगी नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार जब S घटता है अर्थात स्रोत झिरी पास लाया जाता है तो व्यतिकरण प्रतिरूप कम और कम स्पष्ट होता जाता है। जब स्रोत अत्यंत निकट आ जाता है तो इस शर्त के पूरा होने के लिए फ्रिंजें क्या होती है बच्चों, अदृश्य हो जाती हैं, और फ्रिंज अंतराल क्या होता है, स्थिर रहता है। अगले क्वेश्चन में स्रोत झिरी की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो डी के अनुसार, सेम उसी के अनुसार हम बढ़ेंगे आगे, चौड़ाई बढ़ेगी तो फ्रिंज प्रतिरूप क्या हो जाएगा, कम और कम स्पष्ट होता जाएगा। अभी हमने सेम डी में भी ये बात फिर से रिपीट की है, और शर्त जो है उसका ये पालन होना चाहिए। अगर पालन नहीं होगा तो व्यतिकरण प्रतिरूप क्या हो जाएगा बच्चों, गायब हो जाएगा। एक वर्णी प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश से प्रतिस्थापित करते हैं। बहुत सादा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रत्येक प्रचालन में उल्लेखित प्राचल जो है, पैरामीटर है कि अतिरिक्त सभी प्राचल क्या है, अपरिवर्तनीय। तो हम बच्चों इसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि बहुवर्णी प्रकाश अगर एक वर्णी की जगह आपतित करवाते हैं तो क्या होता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न घटक होते हैं और उन घटक के कारण हमें व्यतिकरण प्रतिरूप का अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन मतलब एक दूसरे के ऊपर अलग अलग कलर का बनना, कला असंबद्ध के रूप में। विभिन्न रंगों के लिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हमेशा क्या होती है, एक ही स्थिति में होती है, क्योंकि केंद्र पर सभी रंगों के लिए, ये मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, सभी रंगों के लिए पथांतर क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि जो S1 S2 से जो आएगा, तो ये जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो पथांतर क्या हो गया, शून्य हो गया केंद्रीय पर। और इसके दोनों ओर क्या होंगे, हमें जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 कलर होते हैं। तो विबग्योर के रूप में बच्चों कुछ रंगीन फ्रिंज आपको दिखाई देती हैं। सबसे पहले वो है बैंगनी, और सबसे बाद में आपको लाल, क्योंकि बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल की सबसे अधिक होती है, ठीक है। अर्थात सबसे पहले
बैंगनी और सबसे बाद में लाल फ्रिंज दिखाई देती है। फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो असमान प्राप्त होती है। शेष पर्दा एक समान रूप से क्या होता है, हमें चमकीले रूप में दिखाई देता है। ठीक है, चलो अब बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि व्यतिकरण जो प्रतिरूप चल रहा है अपना, इसके अंदर हम किस प्रकार से जो है यंग का द्विस्लेट प्रयोग है उससे चमकीली और काली पट्टियाँ प्राप्त करते हैं। और साथ में हमने बात की कि जो व्यतिकरण है उसमें फ्रिंज चौड़ाई का जो व्यंजक है वो किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने इसमें पूरा सॉल्यूशन इसको कर दिया है। ठीक है, लेकिन बच्चों अब हम इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और प्रकाश तरंगों का एक महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाली एक और प्रॉपर्टी आने वाली है और उसका नाम है विवर्तन। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विवर्तन के साथ। धन्यवाद।